Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में पूछे हुए जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक 12 छात्रों के परीक्षण में उनका औसत प्राप्तांक 74 है, उच्चतम प्राप्तांक 79 है, तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक होना चाहिए. तो हमें यहाँ से न्यूनतम संभव प्राप्तांक बताना है. तो न्यूनतम संभव प्राप्तांक बताने के लिए यदि हमें मैक्स प्राप्तांक यहाँ औसत प्राप्तांक दिया गया है तो 12 का हमें औसत दिया गया है 74. तो 12 का औसत अगर 74 है तो इनका कुल हमारे पास कितना आ जाएगा. कुल हम यहाँ से लिख देंगे 12 गुणा 74 से. 12 गुणा 74 का मान हमारे पास आएगा 888. अब यदि हमें 11 प्राप्तांक ज्ञात करना है और इनमें उच्चतम प्राप्तांक 79 है तो हम मान के चलते हैं सारे के सारे 11 में ही 79 बनाए. अगर सारे के सारे 11 में ही 79 बनेगा तो इनका 11, ये तो 12 का कुल है हमारे पास, तो 11 जो छात्र है उनका कुल प्राप्तांक हमारे पास बनेगा 11 गुणा 79, जिसे यदि हम सरल करते हैं मान आएगा 869. तो 869, तो यदि हम यहाँ से देखें जो अकेली संख्या बची है, ये 11 संख्याओं का औसत है, ये 12 संख्याओं का औसत है, तो जो अकेली संख्या है उसका औसत मान हमारे पास क्या आएगा. भारी संख्या जो आएगी वह हमारे पास यहाँ से बन सकती है 888 माइनस 869, जो कि बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 19 के. तो यहाँ से न्यूनतम संभव मान, अगर हमने बाकी 11 मैक्सिमम ले लिए हैं तो जो अकेला बचा है वह मिनिमम होगा. तो 11 में से हमारे पास कुल एक संख्या का मान बनेगा यहाँ से 19. तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो अगर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 सेंटीमीटर वाले एक सोने के ठोस गोले को पिघलाकर 3 गोले बनाए जाते हैं. 2 गोलों की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर रखी गई, जबकि तीसरे गोले की त्रिज्या बराबर है. हमें तीसरे गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है. तो यहाँ से एक गोला दिया गया है, एक गोला अगर हम टारगेट करें यहाँ से, ये एक गोला दिया गया है, ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, इससे हमने 3 छोटे छोटे गोले और बनाए हैं. तो यहाँ से इस गोले की त्रिज्या तो हमें 3 सेंटीमीटर दे दी है, और बाकी यदि दो गोले दिए हुए हैं, एक गोले की त्रिज्या हमें दी गई 1.5 सेंटीमीटर और दूसरे गोले की हमें त्रिज्या दी गई 2 सेंटीमीटर. हमें तीसरे गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है. तो यहाँ से तीनों केस में आयतन हमारे पास बराबर होगा, और गोले का आयतन जो लिखा जाता है वह हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब के. आर यहाँ से त्रिज्या को मेंशन कर रहा है. तो यहाँ से यदि दोनों पक्षों में देखेंगे तो यह बराबर आएगा 4/3 पाई R1 क्यूब. पहले गोले की त्रिज्या R1, दूसरे की त्रिज्या R2 और तीसरे की त्रिज्या R3 अगर माने तो पाई R1 क्यूब, पाई R2 क्यूब, पाई R3 क्यूब आएगा 4/3, और पाई तो हम उभयनिष्ठ ले लेंगे. तो हमारे पास मान आएगा यहाँ से 3 का क्यूब बराबर आएगा हमारे पास यहाँ से 1.5 का क्यूब, साथ ही आएगा प्लस 2 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब आएगा, अर्थात ये जो लास्ट त्रिज्या बची है इसका क्यूब आएगा. अब यदि हम इसे सरल करते हैं तो यहाँ से सरल करके हम मान लिख देंगे. वह सरल करते हैं, 3 का क्यूब आएगा 27, 2 का क्यूब आएगा हमारे पास 8 और 1.5 का क्यूब 3.375, और साथ ही आर की क्यूब को आर क्यूब लिख देते हैं. तो यदि अब हम यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी. यहाँ से आर क्यूब इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 27 माइनस 8 माइनस 3.375. इसे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ से वैल्यू बनेगी 15.625. अब यहाँ से हमें आर का मान ज्ञात करना है. तो आर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी घात हम कर देंगे 1/3. तो यदि हम यहाँ से इसकी घात 1/3 कर दें तो हमारे पास यहाँ से इसका मान बनेगा 2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो यहाँ से अगले गोले की त्रिज्या आएगी हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 2.5 सेंटीमीटर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यदि पॉइंट DCAB इसी टर्म में रिपीटेशन हो रहा है एंड इनफाइनाइट तक आगे चल रहा है 31/1111, तो AD प्लस BC डिवाइडेड बाई A प्लस C मान होगा. यहाँ से ABCD के हमें मान देखने, और ABCD अलग अलग अंक है जिनमें से सभी शून्य नहीं है, सारे तो 0 होंगे नहीं. तो यहाँ से ये हमें 31/111 दिया गया है. अब यहाँ से पहले वाली अगर बाएं पक्ष की संख्या को लिखें तो ये हमें दी गई है पॉइंट DCAB. नेक्स्ट DCAB इसी फॉर्मेट में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से अशांत आवृत्ति दशमलव में दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं. अब यदि यहाँ से राइट हैंड साइड में देखें, ये दिया है 31/1111. अब इसको हम अशांत आवृत्ति दशमलव में बदलने के लिए 9 से गुणा कर दें और 9 से भाग दे सकते हैं. यहाँ पर इसे यदि हम सरल कर ले तो यह लिखा जा सकता है 279 डिवाइडेड बाई 9999. इस फॉर्मेट में आ गया. अब जितने हर में संख्या उतनी आपको अंश में चाहिएगी, तो अंश में इतनी संख्या के लिए आगे हम 0 लगा देते हैं. तो यदि अब हम इसे सरल करें, यह अशांत आवृत्ति दशमलव में परिवर्तित हो चुका है, अर्थात DCAB जो था वह हमारे पास यहाँ पर बराबर आ गया 0.27279.
0.0279। तो अब यदि हम यहाँ से कंपेयर कर ले तो d इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 0, c इक्वल्स टू आ रहा है 2, a इक्वल्स टू आ रहा है 7 और b इक्वल्स टू आ रहा है 9। अब हमें निकालना है AD प्लस BC डिवाइडेड बाई A प्लस C, AD प्लस BC डिवाइडेड बाई A प्लस C फाइंड आउट करना है। तो A इंटू टी हमारे पास हो जाएगा 0 प्लस B इंटू C आएगा 18 डिवाइडेड बाई A प्लस C आएगा 7 प्लस 2 9। तो 18 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2। सो अगर ऑप्शन से कंपेयर करें हमारा ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष में निम्नलिखित में से कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। हमें फाइंड आउट करना है कौन से 2 महीनों का कैलेंडर समान होगा। सो यहाँ से आपको डेज काउंट नहीं करने कि जून में यहाँ से 30 दिन है, अक्टूबर में हमारे पास 31 दिन है, तो ये इक्वल नहीं हो सकते। यहाँ से इन केस में भी इक्वल हो सकता है। सो अगर यहाँ से आप इस फॉर्मेट को याद रखोगे 144, 025, 036 और 146, इस फॉर्मेट में यहाँ से ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इनको यहाँ से अगर यहाँ से आप चेक करोगे इस फॉर्मेट में अगर लेके चलते हो तो यहाँ से हमारे पास जिन भी 2 में डिजिट सेम आ रही है, लाइक अगर आप यहाँ से देखो अप्रैल और यहाँ से हमारे पास जून, दोनों में अप्रैल और जुलाई दोनों में हमारे पास सेम आ रहा है 0 तो यहाँ से इन दोनों में हमारे पास कैलेंडर सेम आएगा। सेम इसी फॉर्मेट में अगर देखोगे तो फरवरी और यहाँ से हमारे पास मार्च दोनों का सेम आ रहा है, तो फरवरी और मार्च दोनों का हमारे पास कैलेंडर सेम बनता है। इसी तरीके से यहाँ से सितंबर और दिसंबर दोनों का कैलेंडर सेम बनता है और अप्रैल और मार्च के सिमिलर ही हमारे पास यहाँ से नवंबर का कैलेंडर बनता है। सो अगर यहाँ से ऑप्शन से कंपेयर करें अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर सेम बनेगा। सो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। आपको ये डिजिट याद रखनी है 144, 025, 036 और 146। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोणिक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें यहाँ से दिया गया है 1760 वर्ग सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास हमें दिया गया 28 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से कुल क्षेत्रफल दिया गया है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है पाई इंटू आर प्लस एल इक्वल्स टू यहाँ से हमें दिया गया 1760। तो 1760 वर्ग सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो पाई की वैल्यू होती है 22/7, यह आ जाएगा। आर हमें यहाँ से पूरा व्यास 28 दिया गया है तो त्रिज्या हो जाएगी 14 इंटू 14 प्लस एल आएगा, यहाँ से 14 प्लस एल इक्वल्स टू आएगा हमारे पास यहाँ से 1760। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें यहाँ से 14 प्लस एल बराबर हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है, यहाँ से 7 से 14 को काट देंगे 2 आ जाएगा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1760 बट्टे में आएगा यहाँ से 22 गुणा 2। और अगर यहाँ से इसे सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से कैंसिल आउट करके सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो एल इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 26। अगर एल की वैल्यू 26 आती है तो हमें वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल हमारे पास यहाँ से बनेगा, वक्रीय पृष्ठ क्षेत्रफल अगर लिखेंगे यह आएगा पाई आर एल। तो पाई होगा हमारे पास 22/7, आर इक्वल्स टू होगा यहाँ से 14 और एल हमारे पास होगा 26। सिंप्लीफाई अगर कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 2 और इसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1144 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट एक घनाभ की विमाएं 5:3:4 के समानुपाती है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 846 वर्ग सेंटीमीटर घनाभ का आयतन है। हमें यहाँ से घनाभ का आयतन बताना है। घनाभ का आयतन हम जानते हैं यहाँ से होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यह तो हमारे पास आयतन होगा। बट अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें हमें यहाँ से दिया गया है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यह होता है। यह हमें यहाँ से दिया गया 846। अब यदि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें यहाँ से 5:3:4 के समानुपाती है तो लंबाई हम यहाँ से मान लेते हैं 5x, चौड़ाई हम यहाँ से मान लेते हैं 3x और ऊंचाई हम यहाँ से मान लेते हैं 4x। 5:3:4 आ गया। अगर इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास यहाँ से वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी 2 × 15x² आ जाएगा प्लस 12x² आ जाएगा प्लस यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 20x² बराबर हो गया 846। अगर इसे यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा यहाँ से 94x² बराबर हो जाएगा 846, जिसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं x² = 9। अगर x² = 9 होता है तो x = आ जाएगा 3। अब हमें आयतन निकालना है, तो आयतन निकालने के लिए हमें यहाँ से इन्हीं को मल्टीप्लाई करना होगा। सो लंबाई हमारे पास 5 × 3 15 हो जाएगी
और साथ ही चौड़ाई हो जाएगी 9 और ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास 12। तो यहाँ से हमारे पास आयतन बनेगा इन सभी का गुणनफल 15 गुणा 9 गुणा 12, जो कि हमारे पास यहाँ से इक्वल आएगा 1620 घन सेमी। तो यहाँ से हमारा विकल्प सही हल होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। So as in the next question given that यदि 3 की पावर 2x माइनस 10 81 की पावर 2x माइनस 3 बराबर 1/9 हो तो x का मान है, हमें x का मान बताना है। तो x का मान बताने के लिए यदि हम यहाँ से देखिए फर्स्ट टर्म दिए 3 की पावर 2x माइनस 10 और साथ ही हमें यहाँ से इंटू 81 को यदि हम सिंप्लीफाई करें 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो 3 की पावर 4 हमें यहाँ से दिया गया है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 1/9। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर ले यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3 की पावर 2x, यहाँ से दोनों के आधार सेम है, आधार सेम है तो घाते छूट जाएगी, 2x माइनस 10 आ गया और यहाँ से आएगा 8x, तो प्लस का 8x आ जाएगा और माइनस हम लिख देंगे 4 3 12, माइनस का 12 आ गया, इक्वल आ जाएगा हमारे पास 1/9 को लिख सकते हैं 3 की घात माइनस का 2, आधार सेम है तो घाते भी बराबर होगी। तो अगर दोनों साइड हम कंपेयर कर ले तो यह आएगा हमारे पास 8 और 2 10, 10x हो गया, माइनस का 22 हो जाएगा, बराबर आएगा माइनस का 2, सिंप्लीफाई कर ले 10x बराबर आ जाएगा 22 माइनस 2 जो कि आएगा 20 के बराबर। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2 के बराबर, x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ से हमें दिया गया है 100 विद्यार्थियों में से के अंकों में का बंटन नीचे तालिका में दर्शाया गया है, बंटन का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें विद्यार्थियों की संख्या मैक्सिमम हमारे पास 45 है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास बहुलक का फॉर्मूला होगा, अगर यहाँ से अंतराल में दिए गए हो उस केस में हम लिखते हैं L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस ऑफ F0 2F1 माइनस F0 माइनस ऑफ F2 इंटू H आता है हमारे पास। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ से काम करें तो यहाँ से हमारे पास 45 के लिए ये तो फ्रीक्वेंसी हो गई हमारे पास F1 की वैल्यू, ये वैल्यू F1 हो गई, इसके कंपेरेटिव यहाँ से इससे पहले वाली वैल्यू हो गई हमारे पास F0 और इससे आगे वाली वैल्यू होगी F2। इसमें जो यहाँ से लोअर लिमिट होगी वो तो आएगी हमारे पास L, और यहाँ से जो इनकी हाइट है 10 5 5 यह आएगी हमारे पास H। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, L की वैल्यू आ रही है हमारे पास 60 प्लस F1 की वैल्यू हमारे पास 18 F1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से 45। तो 45 माइनस आएगा हमारे पास F0 की वैल्यू जो कि है हमारे पास 18 डिवाइडेड बाई 2F1। सो 2 इंटू F1 2 इंटू 45 होगा हमारे पास 90 माइनस F0 की वैल्यू है 18 माइनस F2 की वैल्यू है 16 इंटू आएगा हमारे पास यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। सो अगर यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास इसकी एवरेज वैल्यू आएगी 62.4। सो 62.4 हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो एज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ से दिया गया है कुछ कूट भाषा में प्लस को रिप्रेजेंट किया गया, डिवाइड से डिवाइड को रिप्रेजेंट किया, मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई को किया, माइनस से माइनस को किया है प्लस से। सो यहाँ से अगर हम देखें मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई को किया है रिप्रेजेंट माइनस से, मल्टीप्लाई को माइनस से किया है, प्लस को रिप्रेजेंट किया है डिवाइड से। नेक्स्ट अगर यहाँ से देखें हमें और मल्टीप्लाई को माइनस से कर दिया है, प्लस को कर दिया है यहाँ से डिवाइड से, और यहाँ से डिवाइड को किया है रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई से, डिवाइड को रिप्रेजेंट किया है मल्टीप्लाई से, और माइनस को रिप्रेजेंट किया है हमारे पास यहाँ से प्लस से। सो अगर हम यहाँ से इनको सिंप्लीफाई करते हुए कैलकुलेशन लगाएं तो हमारे पास यहाँ से फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट होंगे, बट ये जो स्टेटमेंट थर्ड है ये हमारे पास इनकरेक्ट होगा। अगर थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ रहा है क्योंकि यहाँ से सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस आएगा, प्लस 50 दिया गया माइनस 50 आएगा। सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो सही आए हैं, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही आए हैं तो केवल फर्स्ट और सेकंड यहाँ से ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। I hope you understand the explanation. Thanks for watching.